बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे सर्व सेवा संघ को ध्वस्त किए हुए लगभग 1 साल हो गया है और जो सब आवाजें उठी उसका असर चुनाव के ऊपर तो पड़ा। मोदी जो है उनका मार्जिन तो कम हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर फिजा तो बदल गई। देश के अंदर 400 से 240 पर तो आ गए। लेकिन सर्व सेवा संघ का जो आंदोलन चला था वो आंदोलन कहाँ तक पहुंचा, उसका क्या असर हुआ अपना करने के अंदर। विनोबा भावे जी रहे, जेपी रहे, जो है मौलाना आजाद रहे, जवाहरलाल नेहरू जी रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, तमाम सारे लोग जो है उन्होंने मिलकर के 1948 में जब सर्व सेवा संघ की स्थापना उन्होंने की थी और उसके बाद में 65 वर्ष तक ये चला। यहाँ पर जो किताबें प्रकाशित होती थी वो 72 रेलवे स्टेशनों के अंदर बेची जाती थी। तो जो रेलवे के द्वारा से खरीदी गई जो जमीन थी, जिसकी रजिस्ट्री सर्व सेवा संघ के पास है, रेलवे के पास भी है, उसको ध्वस्त किया जाना मतलब पूरी तरीके से गैर कानूनी काम किया गया है। 1 साल हो चुके हैं सर्व सेवा संघ परिषद वाराणसी को वाराणसी जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया, जबकि इसकी सारी चीजें इनके सारे कागज पत्र मौजूद है, इसकी रजिस्ट्री हुई थी, लेकिन उन सब चीजों की अनदेखी करते हुए जिला प्रशासन ने 22 तारीख को 22 जुलाई ये 2023 को ये पूरा परिसर खाली करा दिया और 12 अगस्त 2023 को बुलडोजर लगा करके वो ऐतिहासिक धरोहर को, उस ऐतिहासिक साधना स्थली को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। जिन लोगों ने इसे ध्वस्त किया था, जनता ने उन्हें सबक सिखाने का ये पूरा प्रयास किया, अपना कोशिश किया। फल हुआ कि आज की तारीख में ये 240 सीटों पर सिमट गए। 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर इस संदर्भ में पूरे देश के गांधीवादी लोग और तमाम इस तरीके के शांतिकामी लोग, लोकतांत्रिक लोग वहां ये धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उस संदर्भ में आज हमारे साथ हैं यहाँ के संयोजक राम धीरज भाई से हम जानना चाहेंगे कि यह पूरा प्रोग्राम क्या है और इस ये जो विरोध प्रदर्शन है इसकी रणनीति क्या कर रहे हैं आप लोग, अब तक किससे मिले, इसकी पूरी प्रगति समीक्षा। ये मामला जो है पूरा देश जानता है कि इस जगह को सर्व सेवा संघ को जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, इन सब लोगों ने बनाया था और इसका उद्देश्य था कि जब भारत आजाद हो गया है, इस भारत का पुनर्निर्माण गांधी जी के सिद्धांतों पर कैसे किया जाए। क्योंकि जब गांधी जी सेवाग्राम में बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हम यहाँ पर अहिंसक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी तो नहीं रहे। विनोबा जी ने ये कहा कि हमको एक अहिंसक समाज स्थापना के लिए नए नौजवानों को तैयार करना है। उसी के लिए जब वो पदयात्रा में थे भूदान के, तो उन्होंने बनारस के इस केंद्र को चुना और यहाँ पर साधना केंद्र करके बनाया। और ये जमीन पहले राजा से कही गई थी कि राजा की है, लेकिन राजा की नहीं थी। बहुत मालूम करने पर ये मालूम हुआ कि रेलवे की है। फिर उन्होंने रेलवे में लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू से कह कर के इस जमीन को लिया, खरीदा। ये कोई नजूल की या कोई लाइसेंस की जमीन नहीं थी, बल्कि ये बाकायदे पैसा जमा करके स्टेट बैंक में रजिस्ट्री कराई गई थी और 3 रजिस्ट्री हुई है, 60 में, 61 में और 70 में। इसलिए और वो बाकायदे रेलवे के नियमों के अनुसार किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजेंद्र बाबू और विनोबा, जयप्रकाश और लाल बहादुर शास्त्री कोई भी गलत काम करने वाले नहीं हैं। फिर भी ये मोदी सरकार, इस प्रशासन ने ये आरोप लगाया कि ये कूटरचित दस्तावेज है, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। और ये कहते हुए उन्होंने एक नोटिस जारी की, एक फर्जी दस्तावेज बना करके एक आदमी को खड़ा किया कि वो एप्लीकेशन ले, उससे एप्लीकेशन दिलवाया मोइनुद्दीन नाम के व्यक्ति से जानबूझ करके। उसमें ना तो फोन नंबर है, न उसमें कोई पता है, न गांव का नाम है, न उसमें आधार कार्ड है। और उस एप्लीकेशन के आधार पर उन्होंने तुरंत इंक्वायरी कर दी और ये घोषित कर दिया कि ये जमीन रेलवे की है, गलत तरीके से लिया गया है। और
सर्व सेवा संघ के पक्ष को डीएम ने सुना भी नहीं और ये कहा कि रेलवे को जमीन बेचने का ही कोई अधिकार नहीं है। और जो उस समय रजिस्ट्री हुई है, जो उस समय के इंजीनियर थे, डिविजनल इंजीनियर, उन्होंने किया था, कहा कि ये कोई पद नहीं था, ये फर्जी है, जबकि ये सारे दस्तावेज है और ये सारे रिकॉर्ड में है, सरकार के रिकॉर्ड में है, रेलवे के भी रिकॉर्ड में है और यहाँ जिला कचहरी में भी वो सारा रिकॉर्डेड है। रजिस्ट्रार ने उसको सारा सर्टिफाई किया है। तो लेकिन फिर भी ये सरकार लगातार प्रचारित करती रही अखबारों के माध्यम से कि ये सर्व सेवा संघ ने कब्जा किया था, उसको हमने 60 साल बाद खाली करवाया। दूसरी बात ये है कि जब ये मामला हम लोग हाई कोर्ट में ले गए, तो वहाँ हाई कोर्ट ने कहा भाई ये जमीन का मामला इस लोअर कोर्ट में जाए। इन्होंने बाकायदे कोर्ट को भी मैनिपुलेट किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, जिसमें प्रशांत भूषण जी लेकर गए थे। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने मैनेज किया और ये कहा कि भाई ये लोअर कोर्ट में आप जाइए। लोअर कोर्ट में 1 साल हो गया पूरा, अभी तक उसकी पूरी सुनवाई नहीं हुई, ना कोई फैसला आया। हमने हाई कोर्ट से भी कहा कि भाई इसको जल्दी फैसला करने की आप उनको निर्देश दें, लेकिन वह भी नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने कहा कि आप बार-बार हाई कोर्ट का समय नष्ट करते हैं, इसलिए क्यों ना आपके ऊपर पेनल्टी किया जाए, आप मुकदमा वापस करिए, नहीं तो हम 5 लाख की करेंगे। फिर अंततः वापस लेना पड़ा। अभी मुकदमे में भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ। 5 जज बदल चुके हैं साल भर में। आप सब लोग जानकार हैं, कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, हमारे पास एक ही रास्ता है कि जैसे गांधी विनोबा जयप्रकाश ने देश भर में आंदोलन चलाया अन्याय के खिलाफ, हम भी अन्याय के खिलाफ देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार जो जमीन रजिस्ट्री की है, जो खरीदी गई है, जो बैनामा की है, उसको अपराधियों की तरह से, गुंडों की तरह से उसको गिरा दे, हटा दे। वो भी विरासत है, जहां पर जयप्रकाश जी के पांव रहे हैं, जिनके कंधे पर चढ़ कर के उन्होंने राजनीति शुरू की, नहीं तो आज शायद राजनीति में होते भी नहीं। विनोबा जी जब आए थे बनारस में 17 दिसंबर को, तो ये आरएसएस के लोग उनको घेर घार करके अपने ऑफिस में ले गए थे, वहां उनका भाषण सुना था, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। पहले इन्होंने गांधी की हत्या की और अब गांधी के विचारों की हत्या करने के लिए जिस प्रकाशन को विनोबा जी ने शुरू किया था, जिसके भवन का उद्घाटन उन्होंने 16 दिसंबर 1960 को किया था, उस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया, ढा दिया, मटिया मेट कर दिया। इनको यह भी शर्म नहीं आई, यह भी लज्जा नहीं आई कि एक आदमी जिसने 50 लाख एकड़ जमीन देश भर में घूम करके पदयात्रा करके मांगी और उसके ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं कि 13 एकड़ जमीन उसने रेलवे की जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इससे बड़ा अपमानजनक और कोई काम नहीं हो सकता है। जबकि ये दोनों महापुरुष ऐसे हैं, विनोबा जी भी और जयप्रकाश नारायण भी, की दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इनको भारत रत्न भी दिया। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सब जानते हैं कि उन्होंने इस जमीन को दिया और खुद लाल बहादुर शास्त्री जी इसके उद्घाटन के बाद आए थे। तो उनकी महानता ये देखिए कि वो सर्व सेवा संघ के गेट पर आए, जिस पर आज रेलवे ने ताला बंद किया है, उस जगह पर उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी और पैदल चलते हुए प्रकाशन तक गए। एक तो उस आदमी की महानता थी, लाल बहादुर शास्त्री की महानता थी कि उन्होंने उसको पवित्र भूमि माना। और एक ये सरकार है जो ये कह रही है कि कूट रचित दस्तावेज है। एक भी कभी भी कंप्लेंट नहीं किया रेलवे ने कि हमारी जमीन आपने लिया है, और आज ये कह रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ पर अदानी का होटल बनाना है, माल बनाना है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चाहे जितनी कोशिश करें, कभी भी यहाँ पर होटल और माल बनारस की जनता नहीं बनने देगी। देश के जो गांधीवादी हैं, समाजवादी हैं, दूसरे सामाजिक संगठनों के लोग हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, जो अपनी विरासत इतिहास में विश्वास करते हैं, वो कतई यहाँ पर नहीं बनने देंगे। मैं अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो सारी जगह है, ये बिल्कुल गंगा के किनारे है। और जो लोग बनारस को जानते हैं, देखेंगे, या मैं तिवारी जी से कहूँगा कि वो पूरे सीन को भी उस पर डालना चाहिए कि कैसे इन्होंने गंगा के अंदर घुस करके बिल्डिंग बनाई है, घाट बनाया है, और वहाँ यहाँ तक कि एक सीएनजी का पंप भी बना दिया है, और सैलानी वहाँ घूम रहे हैं, जा रहे हैं।
जबकि सीधे तौर पर भारत सरकार का कानून है, हाई कोर्ट का निर्देश है कि किसी भी कीमत पर गंगा के अंदर और उसके 200 मीटर तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन यह सरकार ही कानून का उल्लंघन कर रही है। जो सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है वह कहे कि जनता पालन करे, तो ये असंभव काम है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार कह रही है, इलाहाबाद बनारस में जो नजूल की जमीनें हैं, जिस पर न जाने किस जमाने से लोगों के घर बसे हुए बने हुए हैं, उसको कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है, इसको तोड़ेंगे, हटाएंगे। ये सरासर अन्याय है। रामधीरज जी, आप ये बताइए कि जो ये तो आपने बता दिया कि उसकी जो टेक्निकलिटीज थी बता दिया, इसके जो फैक्ट्स थे वो बता दिया। जो विरोध इसका गांधीवादियों ने किया देश भर के अंदर जो कुछ चला, आप थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। हमारे पास में अभी 10 मिनट का समय है। आप ये बताएं कि किस किस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों ने पदयात्राएं की, आप लोगों ने सम्मेलन किया, देश भर से लोग आए, कौन कौन से लोग इस लड़ाई के अंदर शामिल रहे हैं, प्रमुख लोग, क्योंकि जो नए लोग हैं उनका जुड़ना इस संघर्ष से जरूरी है, और वो तभी जुड़ेंगे जब उनको जानकारी हो कि भाई ये किस महत्व का मुद्दा है कि देश के इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस यहाँ पर आ चुके, जुड़ चुके इससे। और फिर ये आप जो करने वाले हैं जंतर मंतर के ऊपर जो धरना है, जो आज ही जो है 5 तारीख को जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें कौन से लोग पहुंचने वाले हैं, इसकी गूंज पार्लियामेंट के अंदर भी होती हुई दिखलाई पड़ रही है। कुछ सांसदों ने इसको लेकर के 0 आवर के अंदर लगाया भी है, विशेष तौर पर जावेद अली जो है राज्यसभा में सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। तो मैं उसके बारे में चाहूंगा कि आप संक्षेप में जो प्रतिरोध के स्वर हैं वो कहाँ कहाँ से उठ रहे हैं, कौन कौन लोग शामिल रहे हैं। जी देखिए, ये पहले दिन से जब यहाँ की का प्रशासन जब आया था इसको कब्जा करने के लिए, वो तारीख है 15 मई का। 15 मई को भारत सरकार के निर्देश पर, मोदी के निर्देश पर, वहाँ के प्रशासन खास तौर से जो कमिश्नर हैं वो आए थे। उनका गांधी विद्या संस्थान को हम कब्जा करेंगे, उसको खोलेंगे, उसकी लाइब्रेरी को हम चलाएंगे, और उस लाइब्रेरी को वो भारत सरकार की एक संस्था है जिसके अध्यक्ष हैं राम बहादुर राय, जो आरएसएस विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए रहे हैं। वो उसके अध्यक्ष हैं, और उस जबरदस्ती उस प्रशासन ने उसको तोड़ करके और वहाँ कब्जा ले लिया। हालांकि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनके कुछ गार्ड हैं, कुछ 1-2 कर्मचारी हैं जो वहाँ आते जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी तक लाइब्रेरी भी उसी हालत में, गंदे हालत में पड़ी हुई है। जब हम लोगों ने उसका विरोध किया 15 तारीख को, 16 तारीख को, तो पुलिस ने वहाँ बैठने में नहीं दिया, जबकि वहीं पास में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति है, वहाँ बैठे। तो उन्होंने कहा आप इस मूर्ति के पास नहीं बैठ सकते हैं। थोड़ी बहस हुई, बातचीत हुई, जिसमें पुराने समाजवादी साथी विजय नारायण जी भी थे, और भी सुरेश जी थे, और ढेर सारे नौजवान साथी थे, नंदलाल मास्टर थे, लोक समिति के लोग थे, जो जयप्रकाश नारायण ने संगठन बनाया था उसके लोग थे। ये सारे लोगों ने मिलकर के विरोध किया, और पुलिस ने जो वहाँ हम लोगों ने एक टेंट लगाया था, क्योंकि धूप, मई का महीना था, धूप थी, उस टेंट को भी हटा दिया, और हम लोग खुले धूप में बैठे रहे। जमीन पर जो दरी बिछाई थी बैठने के लिए उसको भी न हटा दिया। फिर हम लोग छाता लगा करके हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी उन्हें उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। हमने कहा कि भाई जयप्रकाश नारायण की ये जगह है। तो उन्होंने कहा कि जगह होगी, आपको जयप्रकाश से प्रेम है तो आप मूर्ति यहाँ से उठा के ले जाइए, लेकिन आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। तब ये बात ज़्यादा आगे बढ़ी। फिर आगे हम लोगों ने सड़क पर आकर के गेट के पास में किया, जिसमें कांग्रेस के लोग भी उन्होंने मदद किया, समाजवादी साथियों ने मदद किया, जिसमें वहाँ स्थानीय पुराने विधायक और अभी जो मोदी के खिलाफ सांसदी का चुनाव लड़े थे अजय राय जी, वो भी आए। उस समय के जो पुराने सांसद थे वहाँ के राजेश मिश्रा जी आए, तमाम संजीव सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी आए, समाजवादी पार्टी के भी लोग आए, आम आदमी पार्टी के भी लोग आए, सब लोगों ने समर्थन दिया। क्योंकि ये जगह केवल विनोबा या सर्व सेवा संघ की नहीं थी, बल्कि सभी सामाजिक संगठनों की जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, उन सब लोगों का था। सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसमें मैं उल्लेखित करना चाहता हूँ भाई
डॉक्टर प्रोफेसर आनंद कुमार जी का, जो लगातार शुरू के दिन से लगातार लगे रहे, और पुलिस ने तो उनके जैसे सीनियर आदमी को पुलिस ने धक्के देकर किनारे किया। जब 15 अगस्त को हम लोग वहाँ झंडा फहरा रहे थे तो पुलिस झंडा भी नहीं फहराने दे रही थी। ऐसी आज़ादी है जिसमें पुलिस चाहे तो कुछ भी करे, लेकिन अगर इस देश का आम नागरिक, इस देश का बुद्धिजीवी अगर विरोध कर रहा है और 15 अगस्त को झंडा फहराना चाहता है, तो पुलिस झंडा भी नहीं फहराने दे रही है। उसमें हमारे और भी तमाम साथी जो हम लोगों ने बाद में प्रोटेस्ट किया कचहरी पर, जब यहाँ उन्होंने नहीं करने दिया, जिसमें डॉक्टर सुनीलम आए, मेधा पाटकर आए, रघु ठाकुर आए, रमाशंकर सिंह आए, राजकुमार जैन आए। तो ऐसे तमाम देश भर के लोग, इस समय जो सांसद है सुधाकर सिंह आए। अभी सुधाकर सिंह ने कहा है कि वो जो कल जो आज प्रोटेस्ट है यहाँ जंतर मंतर पर, उसमें भी आएंगे। सुनीलम जी भी आ गए हैं उस धरने में शरीक होने के लिए। तो कम से कम 15-20 सांसदों से बातचीत हुई है, संजय सिंह से और भी कई लोगों से, जो लोग कल धरने में रहेंगे। रामजी लाल सुमन जो आगरा से सपा के सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने भी कहा है, जेपी आंदोलन के पुराने साथी हैं, तो वो भी रहेंगे। तो ऐसे कई लोगों ने कहा है, जयराम रमेश ने कहा है, वो भी कल शामिल रहेंगे, जावेद जी भी रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे साथी जो गांधी विनोबा जयप्रकाश को मानने वाले हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, वो सब लोग कल के उस धरने में रहेंगे। हमारी केवल 2 मांग है। एक तो ये जो अवैधानिक काम हुआ है, जो गैर संवैधानिक काम है, जो उसकी जांच की जाए, जांच करके जो अधिकारी हैं उनको सजा दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर कानून की रक्षा नहीं होगी तो लोकतंत्र बच नहीं सकता है। इसलिए लोकतंत्र और कानून को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को निश्चित रूप से कानून के अनुसार सजा मिलनी ही चाहिए। इसी के लिए हम लोग राष्ट्रपति के पास आए हैं। जब वहाँ स्थानीय प्रशासन और हमारे प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मोदी जी जब हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम देश की जनता से, राष्ट्रपति से और अपने सांसदों से अपील करें और देश की संसद में यह बात उठाई जाए, कहा जाए। कई मित्रों ने उठाया भी है, कह भी रहे हैं कि हम संसद में इस बात को रखेंगे। ये जो लोकतंत्र सेनानियों ने बनाया था, कि 1-2 नहीं, सैकड़ों जो लोकतंत्र सेनानी रहे हैं, उन सब लोगों ने मिल करके इसको बनाया है। और आज उस बिल्डिंग को, जो देश की विरासत थी, जो देश का इतिहास है, उसको इस सरकार ने मिटा दिया है। ये इस बात का हमें बहुत दुख है। और अंतिम बात कहते हुए कि एक बार तो नालंदा में हुआ था, जब जो किताबें थी, जो लाइब्रेरी थी, नष्ट की गई थी, जलाई गई थी, ऐसा इतिहास है। लेकिन अभी तो जीवंत इतिहास है, सबके सामने है। अगर तिवारी जी उसको दिखाएंगे कि कैसे इस सरकार ने पूरी किताबें जो है वो खेतों में डाल दिया है, और नंदलाल भाई की टीम और उनके छोटे छोटे बच्चे, गांव के लोग, महिलाएं, उन लोगों ने लग करके उस किताबों को सहेज करके बच्चों के कमरे में जहां वो पढ़ते थे वहां रखा, क्योंकि बारिश हो रही थी। और लेकिन इस सरकार को, जो सरस्वती की बात करती है, जो देशभक्ति की बात करती है, जो उच्च चरित्र की बात करती है, उसने उन सारे साहित्यों को सड़क पर डाल दिया। जो चरित्र निर्माण, जो राष्ट्र निर्माण के लिए किताबें थी, जो लोकतंत्र के बढ़ावा के लिए किताबें थी, उन सारी किताबों को उन्होंने सड़क पर डाल दिया। ऐसी सरकार जो तानाशाह भी है और लोकतांत्रिक भी है और लोगों को हितों की रक्षा नहीं कर सकती है, जो अपने संविधान और अपनी विरासत की भी रक्षा नहीं कर सकती है, ऐसी सरकार को लानत है। ऐसी सरकार को देश की जनता नहीं चुना। अभी भी चुनाव में मैं कह सकता हूं, बनारस का मैं साक्षी हूं कि बनारस की जनता ने वोट दे करके मोदी को खारिज कर दिया है। लेकिन मोदी ने जबरदस्ती प्रशासन के बल पर अपने वोटों को बढ़वा लिया है, और थोड़े बहुत नहीं, 1.5-2 लाख वोटों को बढ़ाया है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मांग करता हूं कि बनारस की हर सीट के लिए, बनारस की तो तत्काल जांच करनी चाहिए, एक नेशनल या इंटरनेशनल कमेटी बना करके, कि कितने वोट पड़े हैं, कितनी गिनती हुई है, तो अपने आप साफ साफ जाहिर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
कि सचमुच में मोदी वहां जीते हैं या उनके कारिंदे प्रशासन ने उनको जिताया है। जनता ने तो नहीं जिताया है, जनता ने तो वोट नहीं दिया है, क्योंकि जिस विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके उन्होंने मटियामेट कर दिया सारी मूर्तियों को, जिस बनारस के किसानों को उन्होंने परेशान कर दिया है, उन किसानों ने तो वोट नहीं दिया है, उन दलित पिछड़ों ने तो वोट नहीं दिया है। फिर किसने वोट दिया है? सवर्णों ने भी नहीं दिया है, क्योंकि उनके बच्चे जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जो मारे मारे गलियों में फिर रहे हैं। बनारस के जो नौजवान, मैं जानता हूं कि बनारस के नौजवान रात दिन लग करके तैयारी करते हैं सेना में जाने के लिए, लेकिन उनका भी मन मर गया है, वो तैयारी उन्होंने करनी छोड़ दी है, सेना में जाने का सपना छोड़ दिया है। मैं नहीं जानता कि कौन लोग सेना में जाएंगे और कैसे देश की रक्षा होगी। तो सही बात तो ये है, जो सरकार है ये लोकतंत्र की भी हत्या कर रही है और देश की सीमाओं को भी असुरक्षित कर रही है। ऐसी सरकार जो देश के लिए घातक है, हम देश की जनता से गुजारिश करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये इस देश को बचाने का काम देश की जनता के हाथ में है। पिछड़े करें, दलित करें, मुस्लिम करें, सवर्ण करें, क्योंकि जो भी इस देश को अपना मानते हैं, उन सब लोगों को आगे आकर के इस संविधान और देश की रक्षा करने के लिए आगे आना ही चाहिए।